तो स्क्रीन सभी को दिख रहा है? यस सर। तो हम लोगों ने 4 गामा की बात कर लिया था पिछले क्लास में, और 4 गामा में जो गामा दैट इज द ई रेज़ टू द पावर प्लस गामा जेड, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में आपका वेव का ट्रांसमिशन हो रहा था, उसको एटीन्यूएटर क्या कर देता है, रोक देता है, क्योंकि एटीन्यूएटर क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ फ्लो को एक ही तरफ रखता है। बाकी के जो 3 गामा थे वो फॉरवर्ड वेव थे, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद फिर जो है वेलोसिटी, बीटा ई, ये तो अपना ओमेगा अपॉन पी नॉट, ये तो क्लियर है। आउटपुट पावर गेन इन केस ऑफ टी डब्ल्यू डी, ये होगा आपका -9.54 प्लस 4.73 इंटू एन इंटू सी, ठीक। सी आप जानते हो, सी इज नथिंग बट आई नॉट इंटू जेड नॉट डिवाइड बाई 4 वी नॉट पावर 1/3, और जो एन है दैट इज द सर्किट लेंथ। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि a traveling wave tube that is TWT operates under the following parameter. बीम वोल्टेज आपको दिया हुआ है V नॉट, that is the 3 किलोवोल्ट। I नॉट दिया है आपको 30 मिली एम्पियर बीम करंट। ये कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ द हेलिक्स ट्यूब, ये आपको Z नॉट दिया हुआ है 10 ओम। सर्किट लेंथ N इज इक्वल टू 50। फ्रीक्वेंसी that is the 10 gigahertz। डिटरमाइन द गेन पैरामीटर C। पहला गेन पैरामीटर C निकालना है, और आउटपुट गेन इन टर्म्स ऑफ द डेसिमल, इन टर्म्स ऑफ डेसिमल आपको आउटपुट गेन निकालना है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है आपका ऑल दी प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ऑल 4 प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये निकालना है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपको। इसमें सॉल्यूशन क्या है, सीधी सी बात है, पहले क्या निकालिए, सी निकालिए। तो सी इज नथिंग बट करंट इनटू द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस डिवाइड बाय द 4 इनटू द बीम वोल्टेज का पावर क्यूब 1/3। आई नॉट की वैल्यू दी हुई है 30 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर में। जेड नॉट दिया 10 ओम डिवाइड बाय 4 इंटू वोल्टेज दिया हुआ है जो अप्लाई कर रहा हूँ, 3000 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ। 3 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो वोल्ट, पावर 1/3। इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो आ जाएगा 2.92 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हो गया आपका गेन पैरामीटर। फिर ओवरऑल जो गेन है पावर, आउटपुट पावर गेन इज नथिंग बट -9.54 प्लस 4.73 इंटू एनसी, क्या गया -9.54 प्लस 4.73। एन की वैल्यू दी, सर्किट लेंथ की वैल्यू दी हुई है 50। सी अभी आप निकाला 2.92 इंटू 10 पावर -2, तो ये आ गया आपका 59.52 dB। फिर 4 प्रोपोगेशन कांस्टेंट निकालना है। तो पहला जो गामा 1 था वो क्या था आपका, बीटा ई सी माइनस बीटा ई सी √3 डिवाइड बाई 2 प्लस जे बीटा ई 1 प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे बीटा ई नहीं निकला। तो बीटा ई क्या होता है, दैट मीन्स बीटा इज नथिंग बट ओमेगा डिवाइड बाई दी वोल्टेज ऑफ दी वोल्टेज नहीं, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 10 गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है।
हाँ 10 गीगाहर्ट्ज, तो 10 × 10⁻9 या फिर इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 10, 10 की पावर 9, 10 गीगाहर्ट्ज। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन बीम ये होगा 0.593 इंटू 10⁻6 और जो वोल्टेज अप्लाई कर रूट ओवर आपकी वोल्टेज 3 × 10⁻3 आपका वोल्टेज। तो यहाँ से आगे जो बीटा की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रेडियन 1.93 इंटू 10⁻3 रेडियन पर मीटर। बस बाकी सब वैल्यू है, सबको पुट कर दिया, बीटा ही पता है आपको, सी पता है, √3 वगैरह सब पता है। इसको पुट करोगे तो इसी तरह 49.03 प्लस J 1952 ये आ गया आपका गामा 1। तो इसी तरीके से गामा 2 निकाल लेना, गामा 3 निकाल लेना और गामा 4 निकाल लेना। तो ये 4 गामा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग ऑक्सीलेटर पढ़ते हैं। ठीक है, मैग्नेट्रॉन जो कि आपका माइक्रोवेव में लगता है। कैसे आपका जो है जो किसी भी टेम्परेचर में आप सेट करते हो माइक्रोवेव को, तो कैसे ईएम वेव्स का यूज करके हम लोग मतलब किसी भी जो खाने की चीज है उसके टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं ईएम वेव्स के ऑक्सीलेशन का यूज करके। ठीक है, तो ये एज ए ऑक्सीलेटर की तरह यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी, विद सर्टेन हाई फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज के फॉर्म में, तो एक हीट जनरेट होता है इन दी मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका मैग्नेट्रॉन ऑक्सीलेटर, तो ये ऑक्सीलेटर है। ठीक, दैट इज दी, हम लोगों ने ओ ट्यूब पढ़ चुका है, ओ ट्यूब, ओरिजिनल ट्यूब। ओरिजिनल ट्यूब में क्या पढ़ा आपको? क्लाइस्ट्रॉन पढ़ा, फिर रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन पढ़ा, तो क्लाइस्ट्रॉन एक एम्पलीफायर था, रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन एक ऑक्सीलेटर था, और एक तो ट्रेवलिंग वेव ट्यूब पढ़ा, तो दैट इज नोन एज द ओ ट्यूब, ओ ट्यूब टाइप। ठीक है, तो ओ ट्यूब टाइप में क्या था? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में था? कैथोड और एनोड के बीच में, मतलब कैथोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल था और एनोड आपका नेगेटिव टर्मिनल था। ठीक है, फॉर द केस ऑफ क्लाइस्ट्रॉन, तो ये आप लोगों को क्लियर है, ये कुछ इस तरीके से होता था। रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन में एक कैविटी होता था, रिफ्लेक्टर लगा होता था। ठीक है, और इन द केस ऑफ TW2 ये ऐसा होता था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बीच से एक्सिस एक्सेल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता था। ठीक है, तो आप क्या देख रहे थे? जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन बीम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और केवल क्या था इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आप जो हम लोग एम टाइप पढ़ेंगे, इट इज एम टाइप डिवाइस। जो मैग्नेट्रॉन है वो एम टाइप डिवाइस, एम टाइप ट्यूब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम का मतलब हुआ मॉडिफाइड, या फिर मॉडिफाइड बोल सकते हैं। और इसको मॉडिफाइड ट्यूब कहा जाता है। तो मॉडिफाइड क्या किया गया है? मॉडिफाइड क्या किया गया है? मॉडिफाइड ये किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग का जो एनोड से कैथोड के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो है ही है, और मॉडिफिकेशन ये किया गया है उसकी वजह से उसकी वजह से क्या होता था? एक फोर्स लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, अब हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स दे रहे हैं। क्यों एक्स्ट्रा फोर्स दे रहे हैं? यूजिंग दी मैग्नेटिक फील्ड। तो मॉडिफाइड एम ट्यूब या फिर मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपका क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? ई फील्ड भी है और एम फील्ड भी है, एच फील्ड भी है। ठीक है, पहले केवल क्या था? ई फील्ड था। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। तो इसको क्रॉस फील्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्रॉस फील्ड स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रॉस फील्ड मतलब फील्ड है और क्रॉस्ड फॉर्म में है। फील्ड है क्रॉस फॉर्म में। तो आप जानते हैं दो ही फील्ड है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्रॉस्ड मतलब ये हुआ कि दोनों फील्ड्स क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। दैट मींस दी क्रॉस। ठीक है, जब भी मैं क्रॉस करूंगा, जैसे मान लो मैं क्रॉस करूंगा आपको, तो आपके परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, आप मान लो आप पूर्व से पश्चिम जा रहे हो तो मैं उत्तर से दक्षिण जा रहा हूँ, तो दैट इज द क्रॉस। तो क्रॉस फील्ड, ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो फील्ड्स हैं वो
परपेंडिकुलर, तो इसको क्रॉस फील्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, मॉडिफाइड ट्यूब, मॉडिफाइड टाइप ट्यूब भी कहते हैं। तो यहां तक सबको क्लियर हो। अच्छा, जब एनोड और कैथोड की बात हो रही थी तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता था नेगेटिव टर्मिनल से और एनोड में जाके एब्जॉर्ब हो जाता था। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था वो स्ट्रेट था, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था वो स्ट्रेट था, ठीक है। लेकिन जब मॉडिफाइड, ये ओ ट्यूब की बात हो गई, जब मॉडिफाइड एम ट्यूब की बात करते हैं तो इसमें क्या करता है, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलरली घुमाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेट स्ट्रेट आपका इलेक्ट्रॉन बीम नहीं जाएगा, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम इज पाथ इज नॉट स्ट्रेट बट इट टेक्स अ क्लोज सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो लगभग सर्कुलर होगा। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पहले स्ट्रेट था, दैट इज द एम ट्यूब। अच्छा, आप इसमें एक डीसी वोल्टेज देते थे, दैट इज द डीसी वोल्टेज, जो कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में यहाँ पे एक हाई डीसी वोल्टेज देते थे किलो वोल्ट के फॉर्म में, किलो वोल्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे डीसी मैग्नेटिक फील्ड देंगे, ठीक है। तो डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस डीसी, इसमें डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले भी था और अभी भी रहेगा, डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज दी डीसी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, एम ट्यूब टाइप। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक, अब बात करते हैं कि डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन में, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर दोनों। और इट इज डीसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा इन द इलेक्ट्रॉन वी क्रॉस। अब दोनों ही जो फील्ड्स हैं, दोनों ही डीसी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इट शुड बी परपेंडिकुलर इन द केस ऑफ क्रॉस फील्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, ठीक है। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन हम लोग इस तरीके से सेट करेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो, सर्कुलरली मूव करे, ठीक है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन, तो मैग्नेट्रॉन कुछ इस तरीके से होता है, एक तो सर्कुलर रहेगा, उसके पीछे कारण ये है कि आपके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सर्कुलर हो रहा है, ठीक है। ये हो गए कैविटीज। तो ये आपको मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ इसका, टॉप व्यू किस तरीके से दिखेगा। बीच में क्या रहेगा आपका, कैथोड, हाईली नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, कैथोड, ठीक है। और ये वाला जो टर्मिनल है दैट मींस एनोड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मोमेंट कहां से होगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो क्या बोला चाहिए रेडियल डायरेक्शन में था, ये रेडियल डायरेक्शन है, ये रेडियल डायरेक्शन आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में था, अब वो क्या हो जाएगा, फेस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक जो डीसी मैग्नेटिक फील्ड है मैं कुछ इस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये रेड पेन से दिखा रहा हूँ, ये आपका डीसी मैग्नेटिक फील्ड,
जो कि अंदर की तरफ है, आपके स्क्रीन के अंदर की तरफ। तो डीसी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना है तो एक तो रो फाई जेड तीनों डायरेक्शन को समझना होगा। ठीक है, अगर आप लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके हो तो उसमें तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक तो रो होता है, एक तो फाई होता है, एक तो जेड होता है। ठीक है, ये रेडियल डायरेक्शन होता है, ये फेस का डायरेक्शन होता है और ये हाइट का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, जहां पे रो की वैल्यू बढ़ते जाए वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द एरो। ठीक है, आप जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे तो रो की वैल्यू बढ़ते जा रही है, मतलब जो रेडियस है उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो जिधर जो वैल्यू इंक्रीज हो वो उसका डायरेक्शन होता है। दैट मीन्स इधर रो की वैल्यू बढ़ रही है तो डायरेक्शन ऑफ एरो हो गया। इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ ए फाई जो कि हम लोग एक्स एक्सिस से लेते हैं, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये आपका सिलेंडर हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई कोई पॉइंट ले रहा हूं ए, तो ये जो एंगल होगा वो फाई होगा। ठीक है, अगर मैं जैसे जैसे बढ़ाते जाऊं इस एक ए पॉइंट को तो इधर फाई की वैल्यू क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ ए फाई क्या होगा, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ ए फाई होगा, जिधर फाई की वैल्यू बढ़ते जाए वो डायरेक्शन ऑफ ए फाई होगा। तो ये मैं स्मॉल ए लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। और डायरेक्शन ऑफ ए जेड आपको दिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ ए जेड इज नथिंग बट जिधर जेड एक्सिस की वैल्यू बढ़ते जाए, जेड की वैल्यू बढ़ते जाए, हाइट की वैल्यू बढ़ते जाए, दैट मींस डायरेक्शन ऑफ ए जेड। तो ये आप जानते हो, ये डायरेक्शन ऑफ ए रो हो गया, जिधर रो की वैल्यू बढ़ रही है। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है वो डायरेक्शन ऑफ ए रो है। ठीक है, और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, जिधर आपका हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको फोर्स का डायरेक्शन कोई पूछे तो फोर्स का डायरेक्शन दैट इज नथिंग बट आपका क्यू, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे रो की वैल्यू बढ़ते जा रही है तो वी रो क्रॉस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डायरेक्शन इन दी जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आप इसको निकालोगे तो अगर आप लोगों ने सिलेंड्रिकल सिस्टम पढ़ा होगा तो मैं रो फाई और जेड को इस तरीके से लिखता हूँ, क्योंकि तीनों ही जो है यूनिटी ऑर्थोगोनलिटी को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से इक्वेशन लिखें ए रो, जैसे हम लोग एक्स वाई जेड का करते थे, सेम उसी तरीके से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, ए एक्स क्रॉस ए वाई, तो ये मिल गया जेड। फिर ए वाई क्रॉस ए जेड करोगे, ए वाई क्रॉस ए जेड करोगे, ए एक्स मिल जाएगा। और इसी तरीके से ए जेड क्रॉस ए एक्स करोगे, ए जेड क्रॉस ए एक्स करोगे तो ए वाई मिलता है। तो सही उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखते थे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लिखते थे, दैट मीन्स ए रो क्रॉस ए फाई, ए रो क्रॉस ए फाई क्या आएगा, ए जेड आएगा। ठीक है, और ए फाई क्रॉस ए जेड करोगे तो ए रो आएगा, और ए जेड क्रॉस ए रो करोगे क्या आएगा आपका, ए फाई आएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, रो क्रॉस जेड, रो क्रॉस जेड। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, फाई डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लिखने का मतलब ये था मेरा, मैं यहाँ पे जो राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल नहीं बता सक रहा था क्योंकि स्क्रीन में बताना था मुझे, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन तैयार किया। बाकी आप लोग जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो रूल होता है उसको भी लगाओगे तो भी आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा, फाई डायरेक्शन में।
ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अब बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं तो बता दिया कि ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रो डायरेक्शन में है, ये जेड डायरेक्शन में, और फोर्स का डायरेक्शन भी फाई। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो दिख रहा है आपको, निगेटिव जेड एक्सिस दिख रहा है, निगेटिव जेड एक्सिस। मतलब इसका जो फील्ड है वो निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी जेड, माइनस बी जेड। अगर मैं इस माइनस को कॉमन ले लूं तो माइनस क्यू वी रो, माइनस बाहर लेंगे वी रो क्रॉस बी जेड। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए, ये इक्वेशन देखिए, रो क्रॉस जेड वाला, ये देखिए, अगर आप जेड क्रॉस रो करते हो तब ए फाइव मिलता है। लेकिन आप, ये हाइलाइटर से दिखा रहा हूं, अगर आप जेड ए जेड क्रॉस ए रो करते हो तब ए फाइव मिलता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वी रो क्रॉस बी जेड हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए फाइव आएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, जस्ट उल्टा हो रहा है। डेट मीन्स माइनस क्यू माइनस, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखें तो यहाँ पे उल्टा हो गया, मतलब माइनस फाइव डायरेक्शन। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे, निगेटिव इंटू निगेटिव, तो मिलेगा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, डेट इज दी फाइव एफ। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो वी रो क्रॉस माइनस बी जेड इज नथिंग बट एफ फाइव। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा ऑफ द इलेक्ट्रॉन का। ठीक, यहां तक सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। लेकिन अब पॉइंट ये है कि होगा क्या, आप कितना फोर्स अप्लाई करो, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन को कितना फोर्स लग रहा है। मान लो आप लोगों ने एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, चूंकि शुरू में मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो पहला केस ये हो गया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हो गया कुछ इस तरीके से हो गया, तो डेट इज द मोमेंट ए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने जैसे ही एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट था फोर्स जैसे अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट क्या हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ। फिर आप थोड़ा सा और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो थोड़ा और डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनोड प्लेट से कैथोड प्लेट से निकला और एनोड प्लेट में एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन मेरे को क्या करवाना है कि इसका सर्कुलर मूवमेंट कराना। तो सर्कुलर मूवमेंट कराने के लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऑफ बी होगा, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बी होगा, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसमें क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाए, सर्कुलर हो जाए। ठीक है, और इसी तरीके से कांस्टेंट मूवमेंट हो इसका। तो एक पर्टिकुलर बी आपको अप्लाई करना होगा, ताकि जब मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सर्कुलर। तो वो ऐसा कौन सा वैल्यू ऑफ बी है जिससे आपको मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर हो, और जो आज और ज्यादा आप बी अप्लाई कर दोगे तो ये कैथोड से निकलेगा और कैथोड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब क्या होगा, उसी में ही फिर टकराते रहेगा। तो ये मोमेंट नहीं चाहिए हमको, हमको ये वाला चाहिए, दैट इज द मोमेंट, दैट इज द पाथ ई। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये हो गया आपका डी। हमको क्या चाहिए, पाथ ई वाला चाहिए जो कि सर्कुलर। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये सीधा सा चीज है, इसमें कुछ बड़ा चीज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर ये दोनों ही फोर्स इक्वल हो जाए तो जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होगा वो सर्कुलर। तो डेट मीन्स यहां से इक्वेशन आ गया, एफ इज इक्वल टू क्यू ई ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एफ इज इक्वल टू क्यू ई क्रॉस बी। दोनों इक्वेशन को सेम कर दीजिए। तो यहां से आ गया क्यू ई
इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू क्यू कैंसिल हो गया। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बी का मल्टीपल होना चाहिए। एक तो ये हो गया। फिर बात करते हैं कि कितना वेलोसिटी दिया जाए, आखिर कितना वेलोसिटी दिया है, ये क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं सर्कुलर मोमेंट में जो वेलोसिटी होता है, ठीक है, जो फोर्स होता है इन दी सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स, दैट इज दी एम वी क्रॉस आर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है, पढ़ा है ये वाला फोर्स, एक Yes, sir. But yes. that acceleration due to the centripetal force, ठीक है। जैसे आप लोग एक रस्सी घुमा रहे हो, एक पत्थर रखा और उसको घुमा रहे हो, तो शुरू में तो वो ऑक्सीलेट करेगा, ऐसा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा हो जाएगा थोड़े से में, और एक और फोर्स आप अप्लाई करोगे तो एक समय के बाद ऐसा आएगा कि आपका जो मोमेंट ऑफ, जो पत्थर का जो मोमेंट है वो सर्कुलर हो जाएगा, ठीक। तो कितना फोर्स आप अप्लाई करोगे, कितना फोर्स आपको अप्लाई करना चाहिए, वो डिपेंड करता है m इंटू वी क्रॉस आर। अब इस पे मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा यार कि m v क्रॉस r कहां से आया। ये m इंटू ओमेगा करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर r करोगे तो यही आता है m v स्क्वायर बाई r। तो ये आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आ गया q v क्रॉस b, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का, वो इक्वल होगा आपका m v क्रॉस r। तो यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो एम वी क्रॉस आर ये देख लेना कि जिससे किसी बुक से समझ में आ जाए। यहां से वी क्रॉस बी इज इक्वल टू एम वी क्रॉस, एक वी कैंसिल हो गए दोनों साइड, तो यहां से आएगा क्यू बी इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई आर। तो रेडियस डैश इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। ठीक, यहां तक किसी को डाउट है? जो रेडियस बनेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मोमेंट वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी होगा। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की, कितना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को स्टार्टिंग पॉइंट से, अगर ये सर्कुलर मोमेंट है तो स्टार्टिंग एक लूप में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड लगेगा ये देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को रोटेट करने में फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो सेम रहे वो पॉइंट, कितना टाइम लगेगा। तो आप देख रहे हो जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है वो सर्कुलर, ठीक है, और जो डिस्टेंस चल रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में वो चल रहा है आपका 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, तो टाइम शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन दी, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्टेंस जो चल रहा है वो 2 पाई आर चल रहा है, दैट इज दी सरकमफ्रेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। और जो वेलोसिटी है वो स्मॉल v है, दैट इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यहां से आ गया 2 पाई आर डिवाइड बाई v। और r जो हम लोग निकाले हैं कितना रेडियस होगा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो उसमें मूव करेगा, तो रेडियस आ रहा है आपका 2 पाई m रेडियस आया फ्रॉम द डेरिवेशन mv डिवाइड बाई qb। तो यहां से आ गया
mv डिवाइड बाई qv डिवाइड बाई v, दोनों ही v कैंसिल हो गए, वेलोसिटी वेलोसिटी, तो आपको क्या दिख रहा है 2 पाई m डिवाइड बाई qv, ये हो गया टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड दैट इज द इलेक्ट्रॉन को स्टार्टिंग पॉइंट से फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचे तो उतना जो टाइम लग रहा है दैट इज द 2 पाई m डिवाइड बाई क्यूब। यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। इस इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 भी एक कांस्टेंट है, हाइलाइटर से देखते हैं, 2 भी एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है 3.14, m दैट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, q चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, और b जो कि आप डीसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, डीसी मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या देख रहे हो, टाइम पीरियड तो कांस्टेंट आएगा, ये तो बात सही हो गया, ठीक है। लेकिन ये टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है, ये जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एज वेल एज दी जो वेलोसिटी है उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आपका गुजरेगा उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, यस सर। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलेशन, रेडियस ऑफ सर्कुलेशन and the velocity of the circulation. टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है, एक इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर चुका हूं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आप कैथोड से निकालोगे एनोड की तरफ और एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ताकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंट सर्कुलर हो, और ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सर्कुलर मूवमेंट करेंगे वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। ठीक है, इसको और थोड़ा समझने के लिए मान लो मैं जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको एक दूसरे कलर से दिखाता हूं। मान लो ये बैगनी कलर से है, ये नीले कलर से है, चलो तो ये इलेक्ट्रॉन को मोमेंट जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है जो एकदम एनोड के पास में है वो उसका मोमेंट कुछ इस तरीके से, और जो कैथोड के पास जो इस पास का इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंट मान लीजिए रेड कलर से। ठीक है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, बीम है बहुत ज्यादा बीम, तो ये बीम्स को मैं हाइलाइटर से दिखा रहा हूँ, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं चाहे वो इलेक्ट्रॉन ए हो, पहला वाले इलेक्ट्रॉन को सी ले लेते हैं, इसी ले लेते हैं जो कि कैथोड के करीब है, और ये ले लेते हैं जो कि एनोड के करीब। तो वेलोसिटी ऑफ ईसी एंड द वेलोसिटी ऑफ ईए उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, बट टाइम पीरियड बाय ईसी, ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेशन और बाय द ईए इट शुड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है उसकी जो वैल्यू है 2 पाई m डिवाइड बाई क्यूबी है, जो कि ना वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और ना ही रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, ईसी जो है उसकी रेडियस कम है, अगर हम लोग यहां से नापें तो उसका रेडियस कम है, आरसी है, और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस क्या दिख रहा है आपको, आर ए दिख रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होगा, जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा। मतलब अगर इसी जितना समय में यहां से यहां पहुंचता है, सेम अपने पोजीशन पे पहुंच जाता है, उतना ही समय में ये
अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फिर से वही स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जितने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेटिंग एंड रीचिंग एट द सेम टाइम, तो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। वो ये बताता है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रोटेट हो रहे हैं, तो रोटेटिंग एंड रीचिंग एट द सेम पॉइंट, जिस पॉइंट से निकलेंगे और उसी पॉइंट में जब पहुंचेंगे तो जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको मैं बीम कहता हूं वो एक ही समय में पहुंचेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस है। तो करीब वाला जो है, ऐसा नहीं है कि करीब वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच जाएगा और जो लेट वाला इलेक्ट्रॉन है वो देर से पहुंचेगा, ऐसा नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन्स बीम एक साथ ही पहुंचेंगे। तो यहां से लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन बीम रीचिंग एट द सेम, ये इक्वेशन ये बता रहा है। तो यहां तक क्लियर है? यस सर। ये एक सर्कल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो एरो को मैं सेम बता रहा हूँ, ये जो एरो लिख रहा हूं वो सेम, ये एरो का, ये चारों एरो का डायरेक्शन ये बता रहा है कि वो एक ही समय में सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। अब पॉइंट आता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का। तो जब वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा तो ईएम वेव का जनरेशन होगा। आप लोग जान चुके हो, whenever there is a change in the velocity, that means acceleration, whenever there is a change in the velocity या फिर velocity modulation, तो EM wave will be formed। और ये जो EM wave है, यही EM waves क्या करेगा, जब हम लोग माइक्रोवेव में लगाएंगे मैग्नेट्रॉन डिवाइस का यूज करके, तो यही EM wave क्या करेगा, चीजों को गर्म करेगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कैसे किया जाए टू जनरेट दी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट था जो कि बाई डायरेक्शनल है। अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो इट कैन जनरेट वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन, एंड वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन कैन जनरेट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैविटीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लिए। अब कैविटीज देख लेते हैं, कैविटीज का क्या रोल है। यहां तक किसी को डाउट होगा तो पूछ सकता है। तो ये मेरे से भले डायग्राम सही नहीं बन रहा है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहेंगे सारे कैविटीज जो हैं, एक कांस्टेंट डिस्टेंस। मतलब मान लो इसके और इसके बीच में फेज एंगल फाई है, इसके और इसके बीच में फेज एंगल फाई है, तो इसके और इसके बीच में फेज एंगल क्या होगा, फाई ही होगा। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, बीच में आपका कैविटी कैथोड होगा। तो अब इसमें कई सारे कैविटीज भी होते हैं, तो राइजिंग सन कैविटी होता है। तो राइजिंग सन कैविटी उसे समझा देता हूँ। एक कैविटी छोटा रहेगा तो एक कैविटी बड़ा रहेगा। जैसे आप लोग सन का जो बचपन में जब डायग्राम बनाते थे,
कुछ इस तरीके से बनाते थे, याद होगा, एक बड़ी लकीर बनाते थे, एक छोटी लकीर। ये आपके माता पिता ने सिखाया होगा कुछ इस तरीके से। तो एक सिंपल सा डायग्राम आप लोगों ने सीखा होगा बचपन में। तो बस वही है, राइजिंग सन कुछ इस तरीके से दिखता है। उसी तरीके से क्या होता है, कैविटीज, एक छोटे कैविटी रहेगा और एक बड़ा कैविटी रहेगा। ठीक है, तो छोटा कैविटी और बड़ा कैविटी क्या रहेगा, अल्टरनेट रहेगा, डेट इज द राइजिंग कैविटी, राइजिंग सन, मैग्नेट्रॉन। और एक वैन ट्यूब रहता है, वैन, वी के आकार का, डेट इज दी वैन ट्यूब स्ट्रक्चर। तो वी के आकार का रहेगा जो वैन ट्यूब, मैग्नेट्रॉन हो गया, वी के आकार हो गया। अच्छा, जो कैविटी हम लोगों ने क्लाइस्ट्रॉन में देखा था, अगर उसी को कैविटी को अगर आप सर्कुलर डायरेक्शन में लगा दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्लॉट एंड होल टाइप कैविटी। तो हम लोग मेन अपने कैविटी पे चलते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। अब पॉइंट ये है कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन बीम जो मतलब जो सर्कुलर वेव, उस सर्कुलर डायरेक्शन में जो मूवमेंट कर रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिटार्ड और एक्सेलरेट कैसे होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड और एक्सेलरेट होंगे तभी तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा, और जब वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा उसकी वजह से ईएमएफ का जनरेशन होगा। तो ये होता है आपका कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है। जो भी आप आरएफ वोल्टेज अप्लाई किए थे, याद होगा आपको, जब हम लोग आरएफ वोल्टेज अप्लाई करते थे यूजिंग द कोएक्सियल केबल इन पर्टिकुलर कैविटी, कुछ इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से कभी पॉजिटिव निगेटिव रहता था। अगर मान लो मेरा वेव कुछ ऐसा है तो डेट मीन्स पॉजिटिव निगेटिव हो गया, और वेव यदि निगेटिव डायरेक्शन में है तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो रिंग है, जो कई सारे रिंग, जैसे मेंदू बड़ा की बात किए थे हम लोगों ने, ये जो रिंग है इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अंदर में यदि इसका स्लॉट देखें तो डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये जो प्लेट्स हैं ये आपके किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव निगेटिव एंड निगेटिव पॉजिटिव। तो जो आप पॉजिटिव हाफ अप्लाई करोगे तो पॉजिटिव निगेटिव, एंड निगेटिव अप्लाई करोगे तो निगेटिव पॉजिटिव। अब बात करते हैं ये पॉजिटिव निगेटिव जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव एंड निगेटिव जो आरएफ वोल्टेज है, ये सेम फेज रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कुछ इस तरीके से होगा, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद है सभी को, ये बताया था मैं, दोबारा नहीं जाना चाह रहा हूँ, याद है? तो वेलोसिटी, सॉरी, ये वोल्टेज अप्लाई, आरएफ वोल्टेज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग दिख रहा है, उसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, आपको दिख ही रहा हो विद द टाइम, विद द टाइम। इसको मैं ई ऑफ टी भी लिख सकता हूँ, मतलब आप लोगों ने वी ऑफ टी अप्लाई किया, मतलब कहने का मतलब आपने ई ऑफ टी अप्लाई किया। तो ये जो चार्ज होगा इन दी प्लेट्स, तो पॉजिटिव निगेटिव, अगर ये निगेटिव है तो अगर मैं केवल पॉजिटिव निगेटिव कंसिडर करता हूँ
तो ये पूरा निगेटिव यहां तक रहेगा और ये प्लेट को निगेटिव कर देगा। जब ये निगेटिव हो तो अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये पूरा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका चार्ज का कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है जब भी आप पॉजिटिव इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करोगे। तो यहां तक क्लियर हो सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और जब निगेटिव अप्लाई करोगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको लिख बस देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कैविटी में है, जिसको अपन रेड कलर से दिखा रहे हैं, मान लेते हैं, तो मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और लास्ट में प्लेट में ना कुछ इस तरीके से रहता है, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, थोड़ा सा इधर स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ, ये पॉजिटिव टू निगेटिव, आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? दिख रहा है सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड? जो ब्लैक कलर से जो साइन लगाया हूं, ब्लैक कलर से जो पॉजिटिव निगेटिव लिखा हूं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिख रहा हूं। क्लियर हो रहा है सभी को? Yes, sir. सिंक्रोनाइज क्या हो गया? सिंक्रोनाइज कैसे हो गया ये? पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आपको अल्टरनेट एरो दिख रहा होगा। तो ये हो गया। तो बाहर आप लोग सर्कुलर के अंदर में देखिए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आप लोग को दिख रहा होगा। ये हो, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि टाइम वेरिंग इन नेचर है, ये क्या करेगा, मतलब ये केस लगभग सेम है। हम लोग क्या करते थे, जो आपका क्लाइस्ट्रॉन में क्या करते थे, एक कैविटी लगाते थे और एक दूसरे कैविटी से एम्पलीफाइड आउटपुट ले लेते थे, और इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट था वो सर्कुलर लीनियर। अब इस केस में क्या किए हैं, कई सारे कैविटीज हैं और इलेक्ट्रॉन का मोमेंट जो है वो लीनियर ना होकर सर्कुलर हो गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा आपका, अब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मॉड्यूलेशन करेगा। ये जो क्रॉस दिखा रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जो मूव कर रहे थे, जब कैविटी में हम लोगों ने ईएम फील्ड्स अप्लाई नहीं किया था, कैविटी में ई फील्ड अप्लाई नहीं किया था, अब वो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट क्या हो जाएगा, देखिए
अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले इसकी बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिख रहा है आपको? कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मान लेते हैं इस तरीके से है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के का जो मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको और एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेलरेट होंगे इस पॉइंट में, यहाँ पे एक्सेलरेट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट लग रहा है इलेक्ट्रॉन के, तो फोर्स उल्टा हो जाएगा। मतलब फोर्स, क्योंकि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है F इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो उसको और एक्सेलरेट करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, जैसे कि ये वाला दिख रहा है आपको, टुवर्ड्स द डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो उल्टे डायरेक्शन में करेगा। तो ये क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, और ये क्या करेगा, एक्सेलरेशन करेगा। तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, तो वही सेम केस है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा ड्यू टू द रिटार्डेशन एज वेल एज द एक्सेलरेशन ऑन द अल्टरनेट कैविटी, ऑन द अल्टरनेट कैविटी। अल्टरनेट कैविटी में पहले कैविटी में एक्सेलरेट होगा, दूसरे में रिटार्ड हो जाएगा, फिर दूसरे में रिटार्ड होगा तो अगले में एक्सेलरेट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। तो कॉपी में बनाना डायग्राम ज्यादा आसान है इसकी अपेक्षा। तो सचिन, तुमने अटेंडेंस ले लिया है ना? नहीं सर, ले रहा हूँ। ले लो। So that is the moment of the electron आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है आफ्टर दी कैविटी। तो कैविटी वैविटी लीक बना लेना, आफ्टर दी कैविटी ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मोमेंट। लेकिन जो ये जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रही है। क्यों? रिटार्डेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। दैट मींस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। ठीक है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। और आप जानते हैं जो भी वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी एनर्जी को कैविटी वॉल्स में देंगे, मतलब दूसरे एक पर्टिकुलर कैविटी वॉल्स में देंगे, जो कि पीरियोडिकली नेचर है। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन पीरियोडिकली नेचर है। दैट मींस सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी, और ये एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, ऑफ दी हाई फ्रीक्वेंसी ईएम वेव्स जनरेट करेगा। तो आप लोग को मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, 2 मिनट का एनिमेशन वीडियो है, उसमें आप देखना, ये तो थ्योरी पार्ट हो गया, उसमें आप देखना कि कैसे जो है माइक्रोवेव सिग्नल, जो कि ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की वजह से जो जनरेट हुआ माइक्रोवेव सिग्नल, वो कैसे निकल रहा है फ्रॉम द मैग्नेट्रॉन। तो यहां तक सबको क्लियर है मेरे ख्याल से? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए